नमस्कार, सुप्रभातम। आज 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम का आरंभ एक कविता से आरंभ करूंगा। बदले हम तस्वीर इस धरा की, सुंदर सा एक दृश्य बनाएं, संदेश यह हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण को बचाएं। फैल रहा घनघोर प्रदूषण, कट रहे जंगल वन, हवा भी जहरीली, कमजोर पड़ रहा मानव जीवन। समय आ गया है मिलकर हम सब कोई कदम उठाएं, संदेश यह हम सब तक फैलाएं, आओ मिलकर पर्यावरण को बचाएं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के इस शुभ अवसर पर महाविद्यालय के स्मार्ट कक्ष में उपस्थित सम्मानित आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य महोदय एवं संरक्षक प्रोफेसर सत्यप्रकाश शर्मा जी को मैं आज इस एक दिवसीय वेबिनार में, जिसका शीर्षक है पर्यावरण चेतना विविध आयाम, मैं नमामि गंगे महाविद्यालय इकाई के नोडल के रूप में आपका आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके डायनामिक नेतृत्व एवं दूरदर्शी सोच के कारण ही महाविद्यालय के द्वारा दिन प्रतिदिन जो है नए नए हमने चुनौतियों का सामना किया और कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें ये हमारे कार्यक्रम है जो आज हम आयोजित कर रहे हैं एक वेबिनार के माध्यम से। इसके साथ ही मैं आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे वक्तागणों का भी मैं स्वागत करूंगा। सर्वप्रथम समाजशास्त्र की विभागाध्यक्ष डॉक्टर तनुजा रावत जी मैडम का, इसके साथ वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गणेश चंद जी, इसके साथ ही हमारे बीच में शिक्षा शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सौरभ सिंह जी, आपका मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आपके द्वारा जो है पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न आयामों पर जो है अपने विचार व्यक्त किए जाएंगे। आपका पुनः स्वागत। इसके साथ ही जो है आज के इस कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर दीपक कुमार जी, डॉक्टर सरिता मैम, डॉक्टर धनेन्द्र जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, डॉक्टर सुनीता चौहान मैम, आप सभी का भी मैं जो है आभार और स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे समस्त कर्मचारीगण और इस गूगल मीट ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए जितने भी महानुभाव हैं, उन सबका भी मैं जो है आज के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि विदित है, हम पर्यावरण दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। पर्यावरण दिवस का जो आरंभ है वो 1972 से स्टॉकहोम के में जो है इसका आरंभ हुआ था और हर साल 5 जून 1973 से जो है हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन जो है बहुत स्पेसिफिक है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज के दिन पे जो है एक सम्मेलन हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में, और उस सम्मेलन में जो है पर्यावरण के जो बढ़ते दुष्प्रभाव हैं, उन दुष्प्रभावों पे जो है चर्चा की गई थी, उन पे मंथन किया गया था, विचार किया गया था। और उसी के बाद जो है बहुत से जो अर्थशास्त्री हैं, बहुत से जो राजनीतिज्ञ हैं, उनके द्वारा जो है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा, यूएन के द्वारा जो है इसको हर साल जो है 5 जून को सेलिब्रेट एक तरह से मनाने का जो है इसका प्रस्ताव रखा गया, जिसको हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। पर्यावरण की समस्या जो है वो आज की एक वैश्विक समस्या बन गई है और एक बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे सम्मुख है, जिसे पूरे वैश्विक स्तर पर जो है इसका समाधान हमें देखना होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो ये गोष्ठी आयोजित की जा रही है, जो वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, इसमें हमारे वक्तागणों के द्वारा जो है अपने अपने विचार जो रखे जाएंगे, उससे एक
तर्क संगत जो है और एक आने वाले समय के लिए जो है कि कैसे हम इनका समाधान करें पर्यावरण दुष्प्रभावों का, उस पर एक हम अहम पहलू पे निकल के आएंगे। तो मैं जो है इसके बाद जो है थोड़ा सा, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, महाविद्यालय इकाई के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा जो है, क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट ने जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और 2014 से जो है हमारे जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है 2014 में इस फ्लैगशिप जो योजना है नमामि गंगे, इसका आरंभ किया गया। और इसका जो उद्देश्य था वो गंगा और उसकी सहायक नदियों को, उसकी निर्मलता अविरलता को बनाए रखना, स्वच्छ रखना, और साथ ही जो है इसके कम से कम 7 स्तंभ हैं जिन पर जो है नमामि गंगे कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत जैसे सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है, और नदी तटों की सफाई पे कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही जैव विविधता पे और वनीकरण पे, इसके साथ जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निपटान पे काम किया जा रहा है, और गंगा ग्राम। इस तरह से इन सारे जो मद है, जो क्षेत्र है नमामि गंगे के, इसका ओवरऑल जो उद्देश्य है वो पर्यावरण को सुरक्षित करना, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना, और ये पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है इसको डेवलप करना, ये भी एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट का कार्य है और उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से जो है, क्योंकि ये एक तरह से जो है एक अभियान है, अभियान के रूप में इसको चलाया गया है, तो जन जागरूकता के माध्यम से भी जो है कई तरह के कार्यक्रम इसमें आयोजित करते हैं। तो अभी जो है इस प्रोजेक्ट का जो टेन्योर था वो 2021 तक था, और उसके बाद जो है जो नेशनल गंगा काउंसिल है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनकी अध्यक्षता में जो है इसकी समीक्षा की गई थी, और समीक्षा के बाद जो है कुछ लक्ष्य जो है अभी इसमें प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए अब इस प्रोजेक्ट को जो है 2026 तक के लिए जो है एक्सटेंड किया गया है। तो ये भी जो है एक और अवसर जो है सभी को प्राप्त हुआ है कि हम जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता के लिए जो आगे आए, मिल करके सामूहिक रूप से कार्य करें और पर्यावरण को जो है संतुलित बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। तो इस तरह से मैं ये कार्यक्रम का जो है एक ब्रीफ थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब मैं जो है कार्यक्रम, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इस अवसर पे मैं जो है हमारे जो है महाविद्यालय के प्राचार्य और समस्त अध्यापक गणों से जो है अनुरोध करूंगा कि आज का जो हमारा संकल्प है, एक वृक्ष लगाना और उस वृक्ष को सुरक्षित करना, उसका जलार्पण करना, तो मैं जो है सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी आकर के जो है जो हमारे समूह वृक्ष रखा गया है उसका जलार्पण किया जाएगा, ताकि इस कार्यक्रम की जो थीम है वो आगे बढ़ सके। मैं ले रहा हूँ बुक, उससे इतनी अच्छी नहीं आई। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं, मैं कर रहा हूँ, फोटो क्लिक करना है, यहाँ टैप करते करते। ठीक, कैमरे
महाविद्यालय के प्राचार्य जी और समस्त अध्यापकगण कर्मचारीगण, आज एक जो अभियान था हमारा विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर, तो वृक्षारोपण के माध्यम से जो है एक हमने संदेश दिया है कि आज के दिन जो है अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया जाए, उनका संरक्षित किया जाए और एक बच्चे की तरह उनका पालन पोषण किया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं जो है आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे जो वक्तागण हैं उनसे पूर्व जो है मैं हमारे महाविद्यालय के अध्यापक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो जो है आज इस अवसर पर अपने संस्कृत के कुछ जो है मंगलाचरण करके इस कार्यक्रम को और सुशोभित करने का कार्य करेंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र जी। हरि ओम। सत्यं बृहदुः सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षातपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवीं धारयन्ति सारणो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवीं न कृणोतु असंबाधं बध्यतो मानवानां यस्याः उद्गतः प्रवतः समं बहु नानावीर्या औषधीर्या बिभर्ति पृथिवी न प्रथतां राध्यतां नः। हरिः ओम। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रीभूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं जामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वेकातिराजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तम्भितं येन नागा यो अन्तरिक्षे रजसो विमानं तस्मै देवाय हविषा विधेम। हरिः ओम। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति धन्यवाद डॉक्टर धर्मेंद्र जी। आपने जो है सुंदर मंगलाचरण करके आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे चलता हूँ और हमारे जो प्रथम वक्ता हैं मैं उनको आमंत्रित करूँगा डॉक्टर तनुजा रावण, जो कि समाजशास्त्र की विभागाध्यक्ष है राजकीय महाविद्यालय पावर में, और आपका जो विषय है वह है पर्यावरण और सतत विकास। तो इस पर आप जो है अपने विचार देंगे। आपको आमंत्रित करते हैं डॉक्टर तनुजा। धन्यवाद डॉक्टर मुकेश बोले आप। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे सभी साथी प्राध्यापकगण और आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी वक्तागण, मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं जिस विषय पर आज अपने विचार आपके समक्ष रखने जा रही हूँ वह है पर्यावरण एवं सतत विकास। सतत विकास की यदि हम बात करें तो ये एक ऐसी अवधारणा है जो मनुष्य और पृथ्वी ग्रह को लेकर एक संतुलित
विचारधारा हमें प्रदान करती है। मैं संतुलित विचारधारा इसको यहाँ इसलिए कह रही हूँ कि मनुष्य जाति होने के नाते प्रत्येक मनुष्य का ये फर्ज बनता है कि पृथ्वी के संसाधनों का उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग करे, ताकि भावी पीढ़ी जो है वो उन संसाधनों से वंचित ना रह जाए। सतत विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, इस अवधारणा को सर्वप्रथम ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में पेश किया था, जिसको 1987 में प्रकाशित किया गया। औपचारिक रूप से ये जो ब्रटलैंड रिपोर्ट है, इसको हम अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अवर कॉमन फ्यूचर इसे नाम इसलिए दिया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी अवधारणा जो इन्होंने पेश की थी, वो एक ऐसी अवधारणा थी जिसमें पूरे विश्व की पीढ़ी को ये याद दिलाया गया कि यदि वह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि भावी पीढ़ी जो है उन्हें वो संसाधन देखने तक को ना मिले। तो हमारा एक जो साझा भविष्य होने वाला है, उसके खतरे का आंकलन इसमें किया गया। इस रिपोर्ट में पर्यावरण को सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की परस्पर संबद्धता पर भी प्रकाश डाला। सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को बिना किसी समझौते के पूर्ण कर सके, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग करना। जिम्मेदारी पूर्ण, मैं बार बार कह रही हूँ, जिम्मेदारी पूर्ण हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ इसमें जो भावी पीढ़ी है उसका भी ध्यान रखना है कि वह प्राकृतिक संसाधनों से वंचित ना रह जाए। इसलिए हम जितने भी प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल या उपयोग करने जा रहे हैं वो तर्कपूर्ण इस्तेमाल हो, तर्कपूर्ण उपयोग हो। यदि अथर्ववेद की मैं बात करूं तो अथर्ववेद में भी ये देखने को मिला है कि उसमें मनुष्य जो है वो धरती माँ से जब प्रार्थना करता है तो मनुष्य धरती माँ से कह रहा है कि हे धरती माँ, मैं तुमसे केवल उतने ही प्राकृतिक संसाधन लूंगा जितने की तुम पुनः पैदा कर सको, मैं तुम्हारी जो जीवन शक्ति है उसका हनन नहीं करूंगा। यानी कि मनुष्य जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ कि वह प्रकृति से केवल उतने ही संसाधन ले रहा है जितने प्रकृति पुनः पैदा कर पाए, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वह भी उसका इस्तेमाल कर सके। ये इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए पाया गया है। परंतु आज समूचा जो विश्व है वह पर्यावरण असंतुलन की समस्या से जूझ रहा है, और यह सब तब हुआ है जब प्रकृति का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन हुआ। यह वर्तमान में चिंता एवं चिंतन दोनों का ही विषय है। अगर विश्व सतत विकास लक्ष्य की मैं बात करूं तो उसमें जो 17 लक्ष्य रखे गए हैं उनको अचीव करने का जो योजना बनाई गई थी वो 2030 तक की थी। परंतु ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि अभी तक पर्यावरण को लेकर जितनी भी विश्व भर में रिपोर्ट्स जो है वो प्रस्तुत की गई है, उन सब में ये पाया गया कि कोई सा भी लक्ष्य जो है वो अपने ट्रैक पर नहीं है जिसे कि हम 2030 तक प्राप्त कर सके। तो ये फिर से एक बहुत चिंताजनक विषय हमारे लिए बन जाता है। सतत विकास जो है इसके मुख्य 4 आयाम हैं। जो पहला आयाम है वह है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति जिन संसाधनों को पैदा करती है उनका प्रबंधन जो है वो इस प्रकार से किया जाए कि उसको उपयोगिता पूर्वक इस तरीके से उपयोग किया जाए कि प्रत्येक मनुष्य ये अपनी जिम्मेदारी समझे कि वह उसका अनैतिकतापूर्ण दोहन ना करे। जो दूसरा आयाम है वो है पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, यानी कि हमारे इकोसिस्टम में जो कुछ भी इस समय मौजूद है उसका हम संरक्षण करते हुए चलें, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। तीसरा जो आयाम है वह है जैव विविधता का संरक्षण, यानी कि वन्य जीव या जो भी विविध जीव जो धरती पर मौजूद हैं उनका संरक्षण करते हुए चले। हमारे सामने ये स्थिति ना हो कि मनुष्य जो है वो अपनी आर्थिक प्रगति के लिए, अपने विकास के लिए जो वन्य जीव हैं उनका जीवन जो है वो संकट में डाल दे। और जो चौथा आयाम है वह है प्रदूषण में कमी लाना। प्रदूषण में कमी लाना इसलिए जरूरी है
कि जो प्रकृति है वो बहुत हद तक मनुष्य का जीवन स्तर क्या होने वाला है, उसका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, ये निर्धारित करता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिस वायु, जिस जल का हम सेवन करने जा रहे हैं, जिस वायु जल का हम सेवन कर रहे हैं, वो कम से कम शुद्ध हो। इसी प्रकार सतत विकास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों की अगर मैं बात करूं तो 3 महत्वपूर्ण स्तंभों में जो पहला स्तंभ है वह है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास जिसका दूसरा नाम अगर हम लें तो वो है औद्योगिकीकरण। ये देखा गया है कि हमने आर्थिक विकास की तर्ज पर इतना औद्योगिकीकरण किया कि वनों की जो है वो अंधाधुंध तरीके से कटाई होने लगी, और इन औद्योगिकीकरण के कारण जो बनने वाली फैक्ट्रियां थी उनसे निकलने वाला गंदा धुआं, गंदा जो पानी है, वो हमने इस प्रकार से पृथ्वी पर छोड़ा कि प्रदूषण में बढ़ोतरी होती चली गई, जिस कारण पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल नष्ट हुए, जलवायु परिवर्तन हुआ, वन्य जीव खतरे में है। आर्थिक विकास ने देश की जो उपभोग शैली है वो उसमें भी परिवर्तन लाया, उसको भी प्रभावित किया। जैसे ये देखने को मिला कि फैक्ट्री के माध्यम से वस्तुओं का जो निर्माण हुआ वो इतनी तेज गति से हुआ कि वह वस्तु जो है वो लगभग हर मनुष्य की पहुंच में है, हर मनुष्य की अप्रोच में है। यदि इसका एक उदाहरण ले तो देखा गया है कि गाड़ियों का जो निर्माण है वो इतनी तेज गति से हो रहा है कि लगभग हर व्यक्ति अपनी अपनी आमदनी के हिसाब से वाहन लेने में सक्षम है, और यदि एक व्यक्ति को भी ऑफिस जाना है तो वह 4 पहिया जो वाहन है उसका प्रयोग कर रहा है, जिससे प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिली। उच्च विकास दर के लिए पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अत्यधिक जोर पड़ा है, ये देखा गया है। यदि विकास के लिए हमने प्राकृतिक जंगलों को काटा और विकास किया, रोड बनाई, तो हमने फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ाया, हमने कितना वृक्षारोपण किया। यदि हमने 10 पेड़ काटे तो उसके बदले में क्या हमने 1 पेड़ भी और उगाया? ये सोचने का विषय है। विकास, यदि आर्थिक विकास की बात की जाए तो विकास और पर्यावरण दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं, परंतु दोनों के लिए एक बैलेंस्ड या संतुलित अप्रोच को अपनाना बहुत जरूरी है। देश की आर्थिक जो स्थिति है, आर्थिक वृद्धि है, उसके नाम पर हम प्रकृति का इस प्रकार दोहन ना करें कि जो तर्कपूर्ण ना हो। इसी प्रकार एक अवधारणा देखने को मिलती है जिसे हम ग्रीन जीडीपी कहते हैं। ग्रीन जीडीपी देश के आर्थिक वृद्धि का एक ऐसा पैमाना है जो कि पर्यावरण के लिए बनाई गई योजनाओं के तर्ज पर देश में कितनी आर्थिक वृद्धि हुई, उसकी लागत क्या थी और उससे मिलने वाले जो लाभ है उसका आकलन करता है। और इस प्रकार ये सतत विकास को भी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ग्रीन जीडीपी का माप करते समय ये ध्यान दिया जाता है कि आर्थिक विकास के लिए जो लगने वाली लागत है उसमें कहीं जो पर्यावरण के संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, वो दोहन की तर्ज पर ना आ जाए। इसी प्रकार ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमिक इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, जो 160 जिसमें कि 160 देशों में भारत का जो रैंक है वह 60वां रैंक रहा है। आर्थिक प्रगति माप का ये एक बहुत अच्छा उपकरण है जो बताता है कि अल्पकालिक लाभ के लिए पर्यावरण की बलि न चढ़ाई जाए। इसी प्रकार सतत विकास का जो दूसरा स्तंभ की यदि मैं बात करूं, जो दूसरा स्तंभ है वह है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण जो है वह मानवीय जीवन की गुणवत्ता क्या होगी उसको भी देखता है, उसके लिए भी जिम्मेदार है। प्रकृति को मानवीय गतिविधियों से होने वाली जो क्षति है उससे बचाना और संरक्षित करना इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जो स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखना है वह भी मनुष्य की एक जिम्मेदारी बन जाती है, अर्थात वायु, जलवायु जो है उसकी एक अच्छी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना इसका कार्य है। उत्सर्जन में कमी लाना, प्रदूषण में कमी लाना, प्रभावी रणनीतियों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना इसके उद्देश्य हैं, जिसमें कि शिक्षा और जागरूकता एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो हमने आज सेमिनार या वेबिनार में कहूँ जो ऑर्गेनाइज किया है
वह इसीलिए किया है कि शिक्षा और जागरूकता जो है वो हर एज ग्रुप के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने का काम करेगी और प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क करने का काम करेगी। इसके साथ ही जैव विविधता की सुरक्षा करना और संसाधनों का उत्तरदायी प्रबंधन सुनिश्चित करना ये इसके लक्ष्य हैं। और जो तीसरा स्तंभ है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, वह है सामाजिक न्याय। यदि मानव विकास सूचकांक की बात की जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे कहा जाता है, उसके 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, ज्ञान या शिक्षा, और तीसरा महत्वपूर्ण आयाम जीवन स्तर। जीवन स्तर या जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम इसलिए बन जाता है कि ये बहुत हद तक हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जीवन प्रत्याशा अर्थात किसी व्यक्ति के जीने की अपेक्षित औसत वर्षों की संख्या। ये पर्यावरण से इसलिए बहुत हद तक जुड़ा हुआ है क्योंकि हमारा स्वास्थ्य कैसा होने वाला है ये पर्यावरण बहुत हद तक तय करता है। पौष्टिक भोजन जो हम खाने जा रहे हैं वो जो है वो हमें पर्यावरण से ही मिलता है, उसी पर निर्भर करता है। प्रदूषण के कारण जो है वो स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए वायु और जल की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रायः ये देखने को मिला है कि विकास से कई लोगों का जीवन जो है वो विस्थापित हो जाता है। जैसे बांध निर्माण की यदि बात की जाए, बांध निर्माण जो है वो आर्थिक विकास में प्रगति तो लेकर आता है, परंतु इससे जो लोग विस्थापित हो जाते हैं उनका पुनर्वास करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। ऐसे में विकास की गति बढ़ाने से मानव जीवन को पहुंची हानि को संतुलित कर पाना कठिन कार्य है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। सामाजिक न्याय जहां तक सामाजिक संरचनाओं में प्रत्येक मनुष्य के समान प्रतिनिधित्व की बात पर जोर देता है, वहीं जो आर्थिक न्याय है वह ये सुनिश्चित करता है कि संसाधन और अवसरों तक प्रत्येक व्यक्ति की समान पहुंच हो। परंतु अंधाधुंध विकास कार्य प्रायः इसको दरकिनार करते हुए देखे गए हैं। इसलिए आवश्यक है कि समाज के संसाधन और अवसरों को न्याय संगत तरीके से वितरित किया जाए। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों ने विकास को सदैव गति प्रदान की है, इसलिए सतत विकास करना यानी भावी पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण को उपभोगजनक बनाए रखना और रमणीक पर्यावरण अपनी भावी पीढ़ी को देकर जाना, ये हमारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। अन्य विचारों से जो है आज पर्यावरण के बढ़ते हुए दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराया और सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को जो है आपने विस्तारपूर्वक समझाया। किस तरह से उसमें जो पर्यावरण संरक्षण का जो लक्ष्य है उसको हासिल किया जाए, इसके लिए जितने भी सम्मेलन हुए हैं अधिकतम जो सम्मेलन है वो बहुत ज़्यादा एक ठोस रणनीति नहीं बन पाई है, लेकिन इसमें प्रयास जारी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर इसमें लगातार कार्य चल रहा है। तो उसके साथ ही जो है मैं अब जो है अगले हमारे जो वक्ता हैं शिक्षा शास्त्र विभाग से के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सौरभ सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आप जो है आपका जो विषय है वह है पर्यावरण संवेदनशीलता। तो आप इस टॉपिक पे जो है हम सभी को और इस जनमानस को हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी प्रतिभागी हैं उन सभी को जो है अपने विचार रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के बारे में अवगत कराएंगे। डॉक्टर सौरभ सिंह।